नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रे ऑफ ज्ञान विद डीएस में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों इसे सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया, क्या रीज़न था, कब से ये कब तक चली और इसके बाद कौन सी सभ्यताएँ आईं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो परिपक्व काल है वो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी माना जाता है और कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि 2350 से लेकर 1750 तक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और फिर इसके बाद में ये जो सभ्यता है आपकी, ये विश्व की, एक मिनट रुकिए मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। ऐड ही नहीं हुआ, रुकिए जस्ट अ मिनट। अब सही है। तो ये विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। ये आपकी इजिप्ट की सभ्यता है जो, और रोम की सभ्यता जो थी उनसे भी ज़्यादा ये पुरानी सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीय महाद्वीप में प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। क्योंकि नगरीय सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन थी ये आपकी यहाँ पे जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क था या जो भी रोड्स वगैरह थी, जो भी हमारे नालियाँ वगैरह बनी हुई थी, वो सारी की सारी पक्की नालियाँ थी, ईंटों की बनी हुई नालियाँ थी और ईंटों का भी एक शेप और साइज़ था। और सारी की सारी रोड्स और नालियाँ वो सारी की सारी 90 डिग्री एंगल्स पर रहा करती थी और नालियाँ भी कवर्ड थी, अंडरग्राउंड नालियाँ थी और वो कवर्ड रहा करती थी। तो इस वजह से इसे हम लोगों ने नगरीय सभ्यता या अर्बन सभ्यता भी इसे हम लोगों ने इसे बोला है। अच्छा, इसके नाम क्या क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है या ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। अच्छा, कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस सभ्यता के समय कॉपर और टीन को ऐड करके ब्रोंज का आविष्कार कर लिया था इन लोगों ने, तो इस वजह से इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, ये सभ्यता कैसे हमें प्राप्त हुई, कब ये हमें नज़र में आई? क्योंकि इससे पहले हम लोग केवल मिस्र की सभ्यता को ही सबसे प्राचीन मानते थे। बट 16 अप्रैल 1853 को गवर्नर जनरल जो उस समय के थे लॉर्ड डलहौजी, तो उन्होंने भारत में प्रथम रेल चलवाई। और वो रेल कहाँ से कहाँ चलवाई थी? मुंबई से थाने के बीच में चलवाई थी। तो वो भी मैंने लिखा हुआ है कि मुंबई से थाने के बीच में प्रथम रेल चलाई गई थी। तो उस समय जब ये पटरियाँ बिछाई जा रही थी तो देश के अन्य जगहों में भी ट्रैक्स बिछाने के लिए काम चल रहा था। तो लाहौर के कराची के बीच में जब ट्रैक के लिए भूमि जो है वो ऊंची नीची थी, उबड़ खाबड़ जिसे हम लोग बोल देते हैं, तो उसे जब समतल किया जा रहा था तो वहाँ पे कुछ चीज़ें निकलना स्टार्ट हुई। तो फिर ये जो आपकी सिविलाइजेशन की जो अवशेष हैं वहाँ से जब मिलना प्राप्त हुए तो इसके बारे में हम लोगों की नज़र में आया कि हम लोगों की वैदिक सभ्यता से भी पुरानी कोई सभ्यता रही है। तो इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि ये सब सर्वप्रथम जो खुदाई की गई थी वो हड़प्पा नामक जगह पर की गई थी, तो इस वजह से इसे हम लोग हड़प्पा की खुदाई भी बोल देते हैं या हड़प्पा की सभ्यता भी बोल देते हैं। तो 1856 में कनिंगम ने ये वस्तुएं एकत्रित करके शोध कार्य शुरू किया। अच्छा, कनिंगम जो थे वो एक या इन्हें ये मान सकते हैं कि ये पुरातत्वविद थे, या इन्हें हम लोग मान सकते हैं कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, कि भारतीय पुरातत्व का इन्हें हम लोग जनक भी मान सकते हैं। क्योंकि ये उसी समय लॉर्ड डलहौजी के समय ये हिंदुस्तान आए हुए थे और इन्होंने इन सारी चीज़ों के बारे में खोज की। और लॉर्ड डलहौजी को इतना टाइम नहीं था कि वो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी के बाद में लॉर्ड कैनिंग आए और लॉर्ड कैनिंग ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ठीक है, आगे देखिए इसके कि नेक्स्ट क्या है टॉपिक। अच्छा, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि लॉर्ड कर्जन ये लॉर्ड कैनिंग के बाद आए। तो लॉर्ड कैनिंग जब यहाँ से गए तो उन्होंने ये बोला था कि अब जो नेक्स्ट यहाँ पे गवर्नर जनरल आएगा वो पुरातत्वविद होगा, क्योंकि वो इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट लेगा
तो वैसा ही हुआ कि लॉर्ड कैनिंग के बाद में लॉर्ड कर्जन आए और ये पुरातत्व विशेषज्ञ थे और 1899 से लेकर 1905 तक का इनका कार्यकाल था, 6 वर्षों का। तो इन्होंने 1905 में एक भारतीय सर्वेक्षण विभाग या ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की कोलकाता में, और इसके पहले अध्यक्ष को उन्होंने चुना, जिन्हें कि उन्होंने रखा जॉन मार्शल को इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो जॉन मार्शल ने क्या किया कि अपने नीचे 2 असिस्टेंटों को डिप्लॉय किया। एक का नाम था दयाराम साहनी और दूसरे थे राखलदास बनर्जी। तो दयाराम साहनी ने क्या किया कि रावी नदी के किनारे पे खुदाई प्रारंभ की और यहाँ पे उन्हें सर्वप्रथम इस सभ्यता के अवशेष मिलना स्टार्ट हुए। तो उन्होंने इसका नाम रख दिया हड़प्पा, और 1922 में राखलदास बनर्जी को भी सफलता मिलती है और उन्होंने इस जगह का नाम रख दिया मोहनजोदाड़ो। तो ये सिंधु नदी के किनारे पे है और ये जो है हड़प्पा, ये आपकी रावी नदी के किनारे पर है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स को आप लोग याद रखें। अच्छा, इसके बाद में क्या हुआ कि जॉन मार्शल ने इन दोनों लोगों को डिप्लॉय किया था। तो जॉन मार्शल, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने उत्खनन का मतलब होता है खुदाई करना, तो 1921 में लाहौर के पास मांटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे पर हड़प्पा नामक नगर का पता लगाया। क्योंकि हड़प्पा नगर इस सभ्यता का खोजा गया प्रथम नगर था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी को भी सफलता मिली। कराची के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो नामक नगर की इन्होंने खोज की। ठीक है, तो इन्होंने जो नगर खोजा उसका इन्होंने नाम रख दिया मोहनजोदाड़ो। अच्छा, इस सभ्यता की इतने प्राचीन होने का हमें पता कैसे लगता है? तो हम लोगों को पता है, हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है या जीके का भी ये क्वेश्चन है कि किसी भी चीज़ की जो आयु है कि ये कितना पुराना है या कितना ये प्राचीन है, तो ये हम कैसे पता लगाते हैं? तो वो कार्बन डेटिंग उसे बोलते हैं या C14 बोलते हैं। तो ये इस पद्धति को हम लोग कार्बन डेटिंग या रेडियो कार्बन, ठीक है, इसे हम लोग ये C14 करके भी बोलते हैं। तो इस पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किया गया और इसका समय 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना गया। अच्छा, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसका जो शेप था वो त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार कैसे कि ये देखिए कि ये भारत का नक्शा है, तो यहाँ पे जो खुदाई अलग अलग जगहों पर की गई उस समय में, तो जम्मू कश्मीर के मांडा में ये खुदाई की गई चिनाब नदी के किनारे पे, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में ये खुदाई की गई, मेरठ में है ये, तो ये हिंडन नदी के किनारे है। महाराष्ट्र में दैमाबाद में खुदाई की गई, ये गोदावरी नदी के किनारे पे है। और सुत कांगेडोर ये दासक नदी के किनारे है बलूचिस्तान में, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में है। तो इस वजह से यहाँ पे अगर हम लोग शेप देखें तो इसका ये ट्रायंगुलर शेप है, त्रिभुजाकार शेप है। तो इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता अपने त्रिभुजाकार में शेप में थी, इसलिए हम लोग इसे ये मानते हैं। तो अगर इसके हम दिशाओं के निर्धारण कर दें तो पश्चिम में सुतकांगेडोर था, उत्तर में मांडा था जो कि जम्मू कश्मीर में था, और पूरब में आलमगीरपुर, और आपका दक्षिण में है दैमाबाद यानी महाराष्ट्र। ठीक है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉपर ये सबसे पहली धातु थी जो मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई थी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी नोट करके रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कई सारे एग्जाम्स में, जो कि हम लोग मोस्टली शायद से गलत ही करके आते हैं। तो अब आते हैं हड़प्पा पे कि हड़प्पा का जो नगर है ये कैसे प्राप्त हुआ, कहाँ पे है, क्या इसे बोला गया, क्योंकि ये जो दयाराम साहनी थे इन्होंने खोजा था, तो इन्होंने ही उसके बारे में डिटेल में बताया था। तो उसमें से मैंने कुछ पॉइंट पिक किया कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त प्रथम नगर जो था वो हड़प्पा था। हड़प्पा वर्तमान में रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। इस पॉइंट को आप नोट करके रखिए, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। और स्टडी को आप लोग बर्डन की तरीके से नहीं, एक कहानी की तरीके से समझिए कि हमें ये मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता कैसे हम लोगों के प्रचलन में आई, किस वजह से हमें ये मिल पाई। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग से बताया कि लॉर्ड डलहौजी वो इतना ज़्यादा खोज इसलिए नहीं पाए, वो इस पर वर्कआउट इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो उस समय हड़प नीति उन्होंने चलाई थी एक, तो वो उसी में इतना व्यस्त रहा करते थे कि उन्होंने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। प्लस
इसके बाद में जो आपके दूसरे गवर्नर जनरल आए, उन्होंने भी क्या किया कि जो भी यहाँ पे चीज़ें हमें प्राप्त हुई तो उसमें जो बेशकीमती चीज़ें थी वो उन्होंने उठा के सारी की सारी लंदन भिजवा दी। जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो उन्होंने यहाँ पे स्टोर कर ली, हमारे म्यूजियम में रखवा दी। क्योंकि पुरातत्वविद जब तक नहीं होगा वो उसे किसी भी चीज़ का इम्पोर्टेंस नहीं पता होगा। तो उसके बाद में जब हमारे नेक्स्ट जो पुरातत्वविद थे, जो हमने आपको बताया कि लॉर्ड कर्जन जो आए थे, वो हमारे पुरातत्वविद थे। तो लॉर्ड कर्जन ने ही फिर इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल में खोज की और उन्होंने डिप्लॉय किया पूरा टीम को, और इसके बारे में उन्होंने अच्छे से डिटेल में पता लगाया, और ये फिर सारी चीज़ दुनिया के सामने आई। अच्छा, स्टुअर्ट मिंट ने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर बोला, और साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी या ट्विन कैपिटल कहा। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि ट्विन कैपिटल के नाम से क्या फेमस था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिए। अच्छा, हड़प्पा से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत जो थी वो 12 कक्षों का अन्नागार था, जिसे 12 रूम ग्रेन यार्ड्स बोला गया था। अच्छा, यहाँ पे 12 कमरे हमें मिले थे अन्नागार में। तो 12, 6 एक साइड में थे, 6 एक साइड में थे, और इनकी मिट्टी से जब उसका परीक्षण किया गया तो उसमें हमें गेहूं और जौ के कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे। तो इस वजह से हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख फसलें बोली गई तो वो गेहूं और जौ ही थे। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता में एक कब्रिस्तान भी हमें मिला था, जिसे हम लोगों ने R37 या समाधि 37 नाम दिया। ठीक है। अच्छा, 37 हम लोगों ने नाम इसलिए दिया, यहाँ से जो मिलने वाले कंकाल थे वो तो 57 थे, बट 20 कंकाल ऐसे थे कि जिन पे रिसर्च होना ही पॉसिबल नहीं था, तो वो इतने डिकम्पोज हो चुके थे। तो इस वजह से केवल 37 कंकाल ऐसे थे जिन पे वर्कआउट हम कर पाए। तो इस वजह से उन्होंने R37 इसका नाम दे दिया, और इस पर आगे उन्होंने फर्दर खोज की। हड़प्पा सभ्यता से ही उर्वरता की देवी की मूर्ति भी मिलती है, या स्टैच्यू ऑफ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी मिली थी। ये किस धर्म के थे, किस धर्म को मानने वाले थे, ये हम क्लियर करके नहीं बोल सकते हैं, बट देवी की मूर्ति मिली, और उस मूर्ति के गर्भ से एक पौधे का उन्होंने दिखाया कि एक पौधा निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि मूर्तियों की उस टाइम पे भी महत्व था, पूजा की जाती थी। तो वहाँ पे हमें हड़प्पा की खुदाई में ये प्राप्त हुई थी मूर्ति, तो उसमें उसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा था। तो इस वजह से हम लोग इसे बोल देते हैं कि यहाँ पे मूर्तियों का प्रचलन था उस ज़माने में। अच्छा, और जो नरकंकाल जो मतलब डेथ हो जाने के बाद में किसी को दफना दिया जाता था। अच्छा, मोहनजोदाड़ो में हमें शवों को जलाने की भी प्रथा का प्रचलन प्राप्त हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि केवल कब्रिस्तान ही मिले थे, तो उनके भी बॉडीज़ के अवशेष थे जिनको जलाया गया था। तो आज के लिए हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और यही सेम टॉपिक को आप रिवाइज करिए, इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, और एक कहानी के तरीके से इसे समझने की कोशिश कीजिए। रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रटोगे तो कितना रटोगे। आप हिस्ट्री है, हिस्ट्री को रटने के लिए अगर आप बैठ जाएंगे तो अदर सब्जेक्ट पे आप फोकस ही नहीं कर पाओगे। एक कहानी की तरीके से इसे कॉन्सेप्ट को उठाइए कि ये सभ्यता कैसे हमें प्राप्त हुई, कहाँ से इसका उद्गम हुआ, कौन कौन से गवर्नर जनरल आए, कैसे हमें ये प्राप्त हुई, किस सन में प्राप्त हुई। तो फिर से हम एक बार को रिवाइज करा देते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और सिंधु घाटी सभ्यता के परिपक्व काल जो है वो 2500 BC से लेकर 1750 BC तक माना गया है, और कहीं कहीं से 2350 से लेकर 1750 BC तक माना जाता है। तो अगर एग्जाम में इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आ सकता है तो आप इसे पिक कर सकते हैं। और ये सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है विश्व की। और सिंधु सभ्यता को भारतीय महाद्वीप में प्रथम नगरी सभ्यता भी कहा जाता है। इसके अलग अलग नाम भी हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता भी इसे बोलते हैं, और इसे हम लोग सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। इसके बाद में इसकी 16 अप्रैल 1853 को जब भारत की पहली ट्रेन चलाई गई, जो आपके लॉर्ड गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, तो उन्होंने मुंबई से थाने के बीच में चलाया। तो देश के अन्य जगहों पे भी उन्होंने खुदाई स्टार्ट कराई थी। तो वहाँ पे हमें कुछ अवशेष प्राप्त होना स्टार्ट हुए थे। तो 1856 में कनिंघम ने ये वस्तुओं को एकत्रित किया और शोध कार्य स्टार्ट कर दिया। कनिंघम, ये इन्हें हम लोग फादर ऑफ आर्कियोलॉजी भी बोलते हैं। डलहौजी के बाद में लॉर्ड कैनिंग आए। लॉर्ड कैनिंग ने एशिया सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, और उसके बाद में लॉर्ड कर्जन आए, जो कि एक पुरातत्वविद थे,
और इनका कार्यकाल 6 वर्ष का था, 1899 से लेकर 1905 तक। और 1905 में इन्होंने ASI की स्थापना करी और उसका पहला अध्यक्ष उन्होंने जॉन मार्शल को चुना। जॉन मार्शल ने 2 लोगों को अपने नीचे डिप्लॉय किया, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने 1921 में खुदाई करके हड़प्पा नामक नगर की स्थापना की। हड़प्पा नाम दिया, मतलब उस खुदाई के बाद में जो नगर प्राप्त हुआ उसे हड़प्पा का नाम दिया, और ये रावी नदी के किनारे था। 1922 में मोहनजोदाड़ो नामक नगर की इन्होंने खोज किया और इसका नाम दिया उन्होंने मोहनजोदाड़ो, और ये सिंधु नदी के किनारे पर था। और ये जो आपका हड़प्पा नगर है ये आपका मोंटगोमरी जिले में आता है, और ये कहाँ पे पड़ता है? ये आपका लाहौर के पास में पड़ता है। 1922 में कराची में लरकाना में मोहनजोदाड़ो की नगर की खोज हुई। ये राखलदास बनर्जी ने खोज की थी इसकी। और इसकी हम लोग आयु का निर्धारण कहाँ से करते हैं? कार्बन डेटिंग के थ्रू करते हैं। इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो शेप था वो त्रिभुजाकार था। प्रथम धातु प्रयोग में लाएगी वो कॉपर थी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आपकी प्रथम नगरीय सभ्यता थी, और ये रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ये स्थित थी। स्टुअर्ट मिंट ने हड़प्पा को क्या बोला? अर्ध औद्योगिक नगर कहा, और हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को एक साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बोला इससे इन्होंने। हड़प्पा से मिलने वाली जो सबसे बड़ी इमारत थी वो 12 कक्षों का अन्नागार था या 12 रूम्स ग्रेन यार्ड था। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसलें गेहूं और जौ थी। हड़प्पा से एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ जिसमें 57 नरकंकाल हमें मिले थे, बट उसमें से 20 डिकम्पोज हो चुके थे, इस वजह से इसका नाम R37 दिया गया। यहाँ से एक मूर्ति भी हमें प्राप्त हुई जिसे उर्वरता की देवी की मूर्ति बोला गया, या स्टैच्यू ऑफ गोडेस ऑफ फर्टिलिटी। स्टैच्यू की स्पेलिंग मिस्टेक है, उसके लिए माफ करना, ये सही कर लीजिएगा आप लोग। तो इस मूर्ति के गर्भ से एक पौधे का निकलना भी दिखाया गया। तो ये टॉपिक मैंने आपको रिवाइज करा दिया। इसके बाद मैं आपको मोहनजोदाड़ो का पूरा आगे का और जो भी अलग अलग खुदाई से हमें जो चीज़ें मिली थी उनके बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये सिंधु नदी के किनारे पे विकसित थी पूरी की पूरी सभ्यता। तो यहाँ से ये देख लीजिए कि ये आपके तिब्बत के पठार से सिंधु नदी निकल के और जम्मू कश्मीर से होते हुए और पाकिस्तान से टोटल बहते हुए और ये हमारी हिंद महासागर में समा जाती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो रावी हैं, चिनाब हैं, ये सारी की सारी जो भी जम्मू कश्मीर से नदियाँ सहायक नदियाँ निकलती हैं, झेलम वगैरह, ये सारी की सारी इसमें सिंधु नदी में मिलती हैं। तो ये टोटल जो सभ्यता थी वो इन्हीं नदियों के किनारे पे थी। ठीक है, तो ये इसीलिए मैंने डायग्राम से एक बार को आपको कंफर्म कर दिया कि ये सिंधु नदी के आसपास ही इन लोगों का पूरा विस्तार था इस सभ्यता का। ठीक है, तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आप इसे कंटिन्यू करिए। मैं अब डेली वीडियो डालना स्टार्ट करता हूँ। तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं नहीं डाल पाया था, तो उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ मैं आप सबसे। चलिए, थैंक यू सो मच।